जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की 2-3 बड़ी खबरें हैं। सपा और बसपा के बीच दूरी बढ़ रही है, ऐसा ट्विटर पर जब आप देखेंगे तो लगता है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन से उनकी दूरी जो है वो घट रही है। नीतीश कुमार एक बड़े अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली आने के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव से मुलाकात की है। वहीं मीडिया को भी नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दिया है और साफ साफ कहा है कि मीडिया जो है वो किसके हाथ से खेल रही है वो हम सब जानते हैं और बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि जनता का राज है। एक नया उन्होंने स्लोगन दिया है। वहीं राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया और भारत के स्वतंत्रता सेनानी, वीर स्वतंत्रता सेनानी, इस देश के लिए जान कुर्बान करने वाले सुभाष चंद्र बोस को बीजेपी ने सम्मानित किया है। अच्छी बात है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने साफ साफ आज कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं है, जनता का राज है। जो लोग जंगल राज कह रहे हैं वो अपना सोच ले, हमें ऐसा नहीं लगता है। और ये बात सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाल है कि क्या विपक्ष के नेता मीडिया पर पलटवार करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और जब मीडिया पर पलटवार होता है तो यकीन मानिए कि बहुजन समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। तो ये नीतीश कुमार का वीडियो देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कहाँ जंगल राजा है, कौन जगह हो रहा है, यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए कि इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता। जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना। एक बात जरा बताइए, कहाँ जंगल राजा है। तो सोचिए, इस देश की मीडिया का कैरेक्टर समझिए कि जब बीजेपी शासित राज्यों में कोई घटना हो तो सिस्टम की फेलियर है, उस पर बात भी नहीं होती है। जब गैर बीजेपी शासित राज्यों में घटना हो तो उसके लिए उस देश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और व्यवस्था जिम्मेदार है। मीडिया सवाल पूछ रही है विपक्ष से, अच्छी बात है। अब दूसरी बड़ी खबर है कि इसको काउंटर करना जो है वो बहुजनों ने शुरू कर दिया है। लेकिन आज ममता बनर्जी का जो बयान है वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये सुनिए। ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা। সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। আর 275 না 80 আর 300 নিয়ে একসাথে। ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে ममता बनर्जी ने कहा है कि 96 सीट तो हम ऐसे ही उनको हरा रहे हैं अगर हम सब एकजुट हो जाए तो सोचिए कि नीतीश कुमार ने अपनी बाजी चल दी है। लालू यादव स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो तय कर रहे हैं कि किससे कब कहां कैसे मिलना है। अब बच रहे हैं सिर्फ नवीन पटनायक और उसके बाद जगन मोहन रेड्डी, जिससे भी मुलाकात होनी तय है। दूसरी बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री ने आज कर्तव्य पथ नाम कर दिया है राजपथ का और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया। अच्छी बात है। लेकिन सवाल है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता कब इस तरह से आइडियोलॉजी की राजनीति करेंगे। बीजेपी सड़क बनाना, स्कूल बनाना, बेरोजगारी दूर करना, भुखमरी दूर करना, गरीबी दूर करना, स्कूल अस्पताल उसके मुद्दे में नहीं है। उसके मुद्दे में है गाय, गोबर, गौमूत्र और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति, शेड्यूल ट्राइब राष्ट्रपति, कभी सरदार पटेल की मूर्ति, चंद्रशेखर आजाद का सम्मान और सुभाष चंद्र बोस का सम्मान। सवाल है कि कौन सम्मान नहीं करता है इनका। कोई है ऐसा देश में जो सुभाष बाबू का सम्मान नहीं करेगा? कोई है ऐसा देश में जो अंग्रेजों की गुलामी याद रखना चाहता है? सवाल यह है कि बीजेपी के जो आइडियोलॉजी है और RSS पर बहुत दाग हैं, बहुत धब्बे हैं। आजादी की लड़ाई में उसकी भूमिका संदिग्ध रही है तो बीजेपी उसे मिटाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी को ये करना भी चाहिए, उनका हक है। लेकिन सवाल है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता है वो क्या कर रहे हैं? क्या वो इस खेल को समझ रहे हैं? उनके प्राथमिकता में क्या उनका आइडियोलॉजी है? जैसे स्टालिन की आइडियोलॉजी है। स्टालिन क्या कर रहे हैं? स्कूल भी बना रहे हैं, अस्पताल भी बना रहे हैं और पेरियार के आंदोलन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर जाति का जज हो। ये SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता नहीं बोल रहा है।
वो कह रहे हैं कि हर जाति का पुजारी हो, एग्जाम हो, और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का कोई नेता इस तरह की बातें नहीं बोल रहा है। स्टालिन कह रहे हैं कि मंदिर की संपत्ति पर सरकार का कब्जा होगा। स्टालिन कह रहे हैं कि हम अंग्रेजी स्कूल बनाएंगे। तो सोचिए, आइडियोलॉजी की राजनीति को साथ साथ चलाना पड़ेगा। ये बात तो तय है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको विकास भी चाहिए, लेकिन सोचिए इस देश के जो सवर्ण समाज है उनके लिए क्या है राजनीतिक मुद्दा? उनके लिए राजनीतिक मुद्दा है मुसलमान टाइट रहे, आरक्षण खत्म हो, जाति व्यवस्था बरकरार रहे, मनुस्मृति लागू हो। वो आरक्षण को पसंद नहीं करते हैं, वो संविधान को पसंद नहीं करते हैं। मौखिक रूप से अगर उनकी बात करें, सच बात करें, तो वो संविधान में संशोधन नहीं चाहते, बदलना चाहते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बातें होती रही है कि संविधान को बदल दिया जाए। तो संविधान बचाने की जिम्मेदारी किनकी है? उन लोगों की है जिनको संविधान से मिला है बहुत सारी चीजें। आज संविधान की वजह से ही एक ओबीसी की बेटी ने नीट में टॉप किया है पूरे देश में, जो ओबीसी समाज से है। तो सोचिए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बहुत गलतियां की है। कांग्रेस ने अपने परिवार के आसपास के अलावा किसी के बारे में सोचा ही नहीं। सब जगह नेहरू, गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव चलता रहा। बीजेपी उसी का फायदा उठा रही है। लेकिन सवाल वाजिब वही है, राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये सब उस नियत से किया जा रहा है जिसमें इनका सम्मान छुपा है, या राजनीति है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, बेरोजगारी से ध्यान भटाने की कोशिश है। युवाओं को रोजगार चाहिए, इस देश को स्कूल अस्पताल चाहिए। जिनके परिवार कोरोना में मरे हैं, जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनकी रखवाली कौन करेगा? किसानों को एमएसपी कौन देगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस देश को, मीडिया को पूछना चाहिए था। सोचिए, मायावती क्या कर रही थी? मायावती अंबेडकर पार्क बना रही थी, मायावती जी स्कूल बना रही थी, मायावती जी फूले पेरियार अंबेडकर की मूर्तियां लगा रही थी। ये कौन लोग थे? बाबा साहब स्वतंत्रता सेनानी भी थे और आधुनिक भारत के निर्माता भी थे। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले स्वतंत्रता सेनानी भी थे और आधुनिक भारत के निर्माता भी थे। बुद्ध के देश से ही पहचाना जाता है। कबीर उस समय लड़ रहे थे जब इस देश में मुगल थे। रविदास महाराज उस समय लड़ रहे थे जब इस देश में मुगल थे। कौन लोग मुगलों की दरबारी कर रहे थे, चापलूसी कर रहे थे? संत गाडगे, अयंकरली, फूले पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज सब लड़ रहे थे, इस देश को बना रहे थे। जब उनकी मूर्तियां लगाई जा रही थी तो इसी देश की मीडिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ खड़ी थी। रोज स्टे ऑर्डर लिया जा रहा था, रोज सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा था, और मायावती जी चुनाव हार गए। इसलिए हार गई क्योंकि बहुजन समाज उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। इस देश में इससे पहले जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों पर इनकम टैक्स ईडी के छापे पड़ते थे तो ये मीडिया उनको बेईमान कहती थी, और हमारा समाज ही अपने नेता को बेईमान घोषित कर देता था। और नतीजा क्या होता था? नतीजा वो चुनाव से बाहर हो जाते थे। लेकिन आज जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर छापा पड़ना शुरू हुआ तो यह तय हो गया कि ईडी इनकम टैक्स भ्रष्ट है, और आज अगर किसी सिसोदिया पर छापा पड़ जाए तो वो ईमानदार हो जाते हैं। अच्छी बात है, दुरुपयोग हो रहा है। आज अखिलेश यादव और आकाश आनंद में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। अखिलेश यादव ने एक बयान दे दिया कि बीजेपी से डरी सहमी है बीएसपी। सोचिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं कि अपने ही नेताओं की आलोचना करना, अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही समाज की आलोचना करना, यह मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है। सवाल है कि 2019 में सपा और बसपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, सफलता नहीं मिली, माहौल दूसरे तरह का था। तो क्या सारी संभावनाएं खत्म हो गई है? क्या आपस में कोई बातचीत नहीं हो सकती है? जनता की क्या राय है? दोनों पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड पर जाए, लोगों से बात करे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग चाहते हैं कि दोनों पार्टियां साथ चुनाव लड़े। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, बीएसपी सुप्रीमो अनुभवी नेता है, बड़ी नेता है, लास्ट में पत्ते खोलेंगी वो। लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने जो आइडियोलॉजिकल काम किया है वो शानदार काम किया है। अखिलेश यादव ने भी मेट्रो बनाए हैं, अखिलेश यादव ने भी स्टेडियम बनाए हैं, अखिलेश यादव ने भी इमारतें बनाई हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो काम किया उससे शहरी सवर्णों को ज्यादा फायदा हुआ।
और वो सत्ता से बाहर हो गए। मायावती जी ने काम किया, वो बहुजनों के लिए किया, स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए, पार्क बनवाए, बहुजन आइडियोलॉजी को मजबूत किया। वो भी सत्ता से बाहर हो गई क्योंकि दोनों के खिलाफ मीडिया था, अखिलेश यादव जी के खिलाफ भी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के खिलाफ भी। और यकीन मानिए, अगर सपा और बसपा चुनाव लड़ती है एक दूसरे के खिलाफ तो बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, समाज की दिक्कतें वहीं रहेगी। मुझे लगता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को आपसी मनमुटाव बुलाकर एक मंच पर इस समाज, इस कम्युनिटी के लिए आना चाहिए, संविधान के लिए आना चाहिए। ये 90% लोग की प्रतिक्रिया है। अखिलेश यादव के बयान के बाद आकाश आनंद उन पर हमला किया है, तस्वीरें जारी की और कहा है कि कौन बीजेपी के साथ खेल रहा है और 2019 में गठबंधन क्यों हुआ था। सवाल है कि दोनों नेताओं को संयम रखने की जरूरत है और समाज के हित में सोचना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग छोटे मोटे पत्रकार हैं, ये लोग बड़े राजनीतिक बात करते हैं, बड़े राजनीतिक लोग हैं, इनका सम्मान है, लेकिन मैं ग्राउंड की बात करता हूं। मैं रोज हजारों फोन कॉल उठाता हूं, हजारों लोगों से मिलता हूं, उनकी राय जानता हूं। इस देश का हर शोषित वंचित समाज का आदमी चाहता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एकजुट हों, वो आपस में मिलकर चुनाव लड़े और नीतीश कुमार जो पहल कर रहे हैं, आप कल्पना कीजिए, मायावती जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 2019 में अखिलेश यादव ने उनको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया था। अगर इस बार 2024 में मायावती जी, अखिलेश यादव का चुनाव हो, मायावती जी राष्ट्रपति की उम्मीदवार बन सकती हैं, पीएम के रेस में शामिल हो सकती हैं, आकाश आनंद को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है, जैसे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच चल रहा है। एक अलायंस की तरफ तो आपको बढ़ना पड़ेगा, जहां जहां ट्रायंगुलर मुकाबला होगा बीजेपी को आप नहीं हरा सकते हैं। राजस्थान छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस बीएसपी से और ओवैसी से गठबंधन नहीं करती है तो कांग्रेस हार जाएगी। उसी तरह से यूपी में अगर बसपा सपा का गठबंधन नहीं होता है और ट्रायंगुलर मुकाबला होता है तो यकीन मानिए दोनों पार्टियां चुनाव हार जाएंगी। या हो सकता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एक साथ आए और वो किसी एक पार्टी को चुन लें। मैं शुरू से कहता था 2019 में जो गठबंधन बना था, जो उस गठबंधन को तोड़ेगा उसका नुकसान होगा, और बीएसपी को उसका नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव में उसका नुकसान हुआ, उनको सिर्फ 1 सीटें आई। आत्ममंथन करना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो मुख्यमंत्री के तौर पे काम है वो ऐतिहासिक काम है। उसके साथ इस देश के बहुजनों को, बहुजन नेताओं को सीख लेनी पड़ेगी। लेकिन सवाल वही है जो नीतीश कुमार ने कहा है कि क्या हमारे पॉलिटिकल नेता, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता अपना हित छोड़ेंगे देश के हित के लिए, संविधान के लिए, समाज के हित के लिए। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई वाजपेयी तभी बनता है जब कोई आडवाणी सेक्रीफाइस करता है, कोई मोदी तभी बनता है जब कोई अमित शाह सेक्रीफाइस करता है। और ये सब पर लागू। जिस दिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं ने समाज के हितों को आगे रखना शुरू कर दिया, वो दौर था, आज मैं फिर शरद यादव का इंटरव्यू कर रहा था, वो दौर था कर्पूरी ठाकुर हों, जगजीवन बाबू हों, मान्यवर कांसीराम साहब हो। सोचिए आज बीजेपी क्या कर रही है, मान्यवर कांसीराम साहब का फार्मूला अपना रही है। जो वो उनका फार्मूला था, हर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में नेता पैदा करना, हर जाति का नेता खड़ा करना, आज उसी को बीजेपी फॉलो कर रही है। और हमारे नेता ए टू जेड कर रहे हैं। कोई फरसा लहरा रहा है, कोई परशुराम मंदिर बनवा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो आपको चीफ मिनिस्टर बना दे, अगर बनाए तो आप किसी गफलत में हैं। फाइनली सपा बसपा को एक साथ आना पड़ेगा यूपी के चुनाव में, अगर उनको अपने हित बचाने हैं और चुनावी राजनीति में वापसी करनी है तो दोनों को एक साथ आना पड़ेगा। न तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता दोनों में से किसी एक को साथ छोड़ दे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अखिलेश यादव का जो बयान आया वो भी तथ्यों से परे था, बसपा का ठीक ठाक इतिहास रहा है। और जो आकाश आनंद ने जो पलटवार किया है, मुझे लगता है कि इससे करवाहट बढ़ेगी, दूरियां बढ़ेंगी और मीडिया को यही मौका चाहिए। वाजपेयी ने क्या कहा था, मेरे पैर के जूते में 2 कांटे थे, एक कांसीराम और एक मुलायम सिंह, और उनको मैंने बाहर फेंक दिया। सोचिए इसी देश में रथ यात्रा निकली थी, मान्यवर कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव की अलायंस हुआ था और नारा लगा था
मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और सरकार बनी थी। तो सोचिए, वक्त आ गया है, जनता का दबाव है। मैं इस बात से खुश हूं कि बहुजन समाज के लोग बड़े पैमाने पर जागरूक हुए हैं और वो नेताओं पर दबाव बना रहे हैं। बिहार इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ अलायंस में आए हैं, और ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, पूरी उम्मीद है बहुजन समाज के लोगों को। हर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से पूछिए, सपा और बसपा के गठबंधन के पक्ष में है वो। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सपा, बसपा, RJD, JDU ये तमाम वैसे दल हैं जो बहुत कैडर वोट के लिहाज से बड़ी पार्टी है। बीजेपी, कांग्रेस धनी लोगों की पार्टी है, अमीर लोगों की पार्टी है, पैसे वाले लोगों की पार्टी है, मीडिया वालों की पार्टी है, सवर्ण समाज की पार्टी है। लेकिन सपा, बसपा, RJD, JDU, DMK ये सब बहुसंख्यक समाज की पार्टी है, जिसकी कैडर वोट और वो करोड़ों में है, और 90 करोड़ लगभग लोग जो है वो बहुजन समाज से हैं। इनको अपने आइडियोलॉजी पर भी काम करना पड़ेगा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। विकास कम हो, आइडियोलॉजी ज्यादा हो, लेकिन बहुजनों को विकास भी करना होगा और अपने फूले पेरियार अंबेडकर की राजनीति को भी आगे बढ़ाना होगा। जब जब धर्म की राजनीति होगी, जब जब धर्म के नाम पर SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता राजनीति में कूदेंगे, यकीन मानिए उनकी हार तय है, क्योंकि धर्म की राजनीति का जो असली जो लाभार्थी है, स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, उसके बाद कांग्रेस है। सोशल जस्टिस, संविधान, रिजर्वेशन, इक्वालिटी, इनकी जो स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है, वो बहुजन पार्टियां हैं। तो क्या लगता है आप लोग को, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या BSP और अखिलेश यादव की लड़ाई से दोनों को फायदा होगा या दोनों का नुकसान होगा? तो फायदा किसका होगा? और क्या सपा बसपा अगर अलग अलग लड़ती है तो यूपी में बीजेपी को हराना आसान होगा? एक तो मिथ फैलाया जा रहा था, जैसे पहले नीतीश कुमार के बारे में लोग कह रहे थे कि वो दबाव में है, उनकी फाइल दबी हुई है, वो इनकम टैक्स ED से डरते हैं, इसलिए वो इस तरह गठबंधन में है। BSP सुप्रीमो के बारे में भी यही कहा जाता है, एक परसेप्शन बनाया जाता है। उसी तरह से ओवैसी के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन 2024 का चुनाव साफ कर देगा। ये साफ कर देगा कि जो लोग एकजुट नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि वो दबाव में हैं या बीजेपी के साथ हैं। इस तरह के नैरेटिव बनाए जा रहे हैं और नीतीश कुमार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। उनका सीधा सीधा कहना है कि जो 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे। सवाल है कि कोई भी पार्टी जब बीजेपी को अकेले नहीं हरा सकती है, हिंदू कार्ड का खेल नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, तो आप दोनों एक साथ, आप सब लोग एक साथ क्यों नहीं आना चाहते हैं? तो ज्यादातर लोग की प्रतिक्रिया है कि सपा और बसपा को एक साथ आना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।